नमस्कार, आप देख रहे हैं एच1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है क्योंकि राजनीति की अगर बात करते हैं तो कई ऐतिहासिक पल आते हैं और आज का दिन भारतीय राजनीति में ऐसा ही दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो चाहे विपक्ष ने उनको चायवाला कहा हो, चाहे चौकीदार कहा हो, लेकिन यह भी सच है कि वो अपने आप में एक युग पुरुष है, एक ऐतिहासिक पुरुष है जिन्होंने आज एक नया इतिहास रचा है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री देश के रहने वाले हैं वो, और इसी का इतिहास उन्होंने रचा है। और इस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र आहूजा विवेक जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, विपक्ष ने चाहे कुछ भी कहा हो, चाहे उन्हें चौकीदार कहा हो, चाहे चायवाला कहा हो, चाहे जो भी कहा हो, लेकिन ये अपने आप में एक सत्य है कि वो युग पुरुष हैं, इतिहास रचा है और देश को जो है एक अलग ही मुकाम पर ले गए हैं। चाहे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, भारतीय कूटनीति की बात करें। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। विपक्ष ने जब जब प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार के जो विशेषण मैं कहूंगा कि प्रयोग किए, चाय वाला कहा, चौकीदार चोर है कहा, नीच कहा या अन्य ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया, जितनी बार विपक्ष ने अपशब्दों के प्रयोग किए तो निश्चित रूप से उतनी बार मोदी के समर्थकों ने भर करके, उनकी झोली भर करके उतना अधिक समर्थन दिया और वोट दिए और विपक्ष को उसका जवाब दिया कि आपने ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करने के उपरांत अपने ही गोल में एक सेल्फ गोल डाल दिया है। इसलिए मैं तो बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा कि कीचड़ जितना अधिक विपक्ष के द्वारा फैलाया गया, उतना अधिक कमल खिल करके बाहर निकला। मैं एक एक फैसला लेता हूं। आपने सबसे पहले कहा कि 2014 के बाद जो सबसे पहला विवादास्पद फैसला था वह शायद नोटबंदी का कहा जा सकता है, जिस पर कि विपक्ष के नेता जाकर के नोट बदलवाने की लाइनों में खुद खड़े हुए और कहने लगे कि पूरे देश को आपने लाइनों में लगा दिया। लेकिन क्या हुआ, जनता ने उसका क्या जवाब दिया? नोटबंदी के तुरंत बाद हुए सबसे बड़े राज्य, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जिसने हमेशा प्रधानमंत्री दिए, और नरेंद्र मोदी खुद भी गुजरात छोड़ करके उत्तर प्रदेश में आए और उत्तर प्रदेश से सांसद चुने जाने के उपरांत ही वह प्रधानमंत्री बने। अर्थात प्रधानमंत्री बनने का रास्ता जो निकलता था वह उत्तर प्रदेश से निकला, ऐसा उन्होंने पहले से ही मान करके उसको साबित किया और उत्तर प्रदेश ने उनको अपनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपनाया। और एक वाक्य कहा था, मैं ना बुलाया आया हूं ना मुझे बुलाया गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और वही एक नारा निकल करके जब आया तो आपने देखा कि झोली भर करके और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनी। लेकिन नोटबंदी पर वापस आता हूं। नोटबंदी पर जितने इल्जाम सरकार के विरुद्ध लगाए, लेकिन जनता ने क्या जवाब दिया? उस समय तो ईवीएम पर कोई दोष नहीं था, उस समय तो ऐसी बातें और भी नहीं कही जाती थी कि वोट चोरी है। उस समय तो विपक्ष ने एकजुट होकर के चुनाव को लड़ा और इतना अधिक एकजुट होकर के लड़ा कि कह सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और उसके बाद भी जितने राज्यों के चुनाव हुए उनमें भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एक बेहतरीन सफलता प्राप्त हुई। तो निकल करके आता है कि ये जितने भी चुनाव हुए, उनके परिणामों ने स्पष्ट रूप से बतलाया कि नोटबंदी का फैसला जिसके विरुद्ध लांछन लगाए गए वह गलत फैसला नहीं था। दूसरा, जो मैं आज आक्षेपों की बात करूंगा। कल आपने बात की तो मैंने बताया कि क्या क्या पॉजिटिव की, लेकिन आज मैं बताता हूं कि जिन फैसलों के ऊपर कुछ ना कुछ विवाद रहा। दूसरा, कोरोना की दूसरी लहर में दुनिया भर के फोटोग्राफ मॉर्फ करके डाले गए कि लाशें गंगा नदी में बह रही हैं। उस समय तो हम भी सेवा में थे और मुझे मालूम है कि कितने दिनों तक लगातार पहली बार मुझे ऐसे अपने जीवन में लगा कि सरकारी तंत्र और सरकारी अधिकारी भी पूरी पूरी रात जाग करके काम कर सकते हैं। कैसे पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में
बदला गया, कैसे जो सैनिटाइजर बनाने की अनुमति भी नहीं थी, उस सैनिटाइजर बनाने की अनुमति को एक कमोडिटी की तरह हर तरफ डाला गया। दवाइयों को जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए आवश्यक थी, उन्हें एनपीपीए के के द्वारा डीपीसीओ ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में उनके मूल्यों का निर्धारण किया गया और उस मूल्यों के ऊपर ही वह दवाइयां उपलब्ध हुई। तो हम कैसे मान लें कि विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोप सही थे, तो जनता ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? और आपने कहा ना कि विपक्ष ने जब जब आरोप लगाए, तो मैंने उसके उत्तर में कहा कि विपक्ष ने जब जब आरोप लगाए वह सेल्फ गोल साबित हुआ और जनता ने उतना ही भरपूर समर्थन दे करके उसका जवाब दिया। जी पूजा जी। जी, आपसे थोड़ा-सा ये भी समझना चाहूँगी कि अब जो है एक इतिहास ये रचा गया है कि उन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का एक रिकॉर्ड बनाया है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना उनसे हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री मोदी की तुलना करें तो समय अब तो निश्चित रूप से एक ही दिन आज फालतू हुआ तो वो रिकॉर्ड तो टूट गया, लेकिन निरंतरता में वो रिकॉर्ड एक ऐसा रिकॉर्ड बनने वाला है जो कि आगे टूटेगा या नहीं टूटेगा वो एक समय के गर्भ की बात है, समय बतलाएगा। लेकिन आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चाचा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के की हम तुलना करें तो बचपन से करते हैं। जवाहरलाल नेहरू सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए, एक बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुए और मोतीलाल नेहरू उनके पिता, उनको अंग्रेज सरकार भी उपाधियां देती थी और वो निश्चित रूप से अंग्रेज सरकार के समर्थक जाने माने जाते थे। लेकिन चाचा नेहरू की पढ़ाई भी विदेशों में हुई। उन्होंने भारत की मूल आबादी के कष्ट को उस ढंग से नहीं देखा। और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो उन्होंने अपना बचपन अभावों में गुजारा। उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांज करके घर का गुजारा चलाती थी, यानी कि बचपन से ही आम जनता की तकलीफों को समझने वाले, अभावों को समझने वाले प्रधानमंत्री मोदी कोई सोने का चम्मच मुंह में लेकर के पैदा नहीं हुए जैसे जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए। आगे चलते हैं तो राजनीतिक जीवन की बात करते हैं, तो राजनीतिक जीवन में प्रधानमंत्री चाचा नेहरू को एक राजनीतिक प्रश्रय महात्मा गांधी के द्वारा मिला और जितनी बार जो भी कांग्रेस के द्वारा यदि उनके अतिरिक्त किसी अन्य को चुन लिया गया, चाहे वो हम बात करें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्हें मजबूर होकर के कांग्रेस को छोड़ना पड़ा, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा क्योंकि मेरी पसंद का व्यक्ति यदि कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना तो मजबूर होकर के सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस को छोड़ करके एक नया दल का गठन करना पड़ा और फिर अंततः आजाद हिंद फौज का निर्माण करके बिल्कुल कांग्रेस के रास्ते से अलग रास्ते पर जाकर के एक सशस्त्र क्रांति, और यदि कहें इतिहास में सही मायनों में तो पहली सरकार यदि कह सकते हैं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई आजाद हिंद सरकार थी। ये तो दूसरी सरकार थी जो चाचा नेहरू ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद बनाई। खैर उस पर विवाद में नहीं जाएंगे। तीसरा, जब सरदार पटेल को चुन लिया कि इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए उपयुक्त माना कांग्रेस की कार्य समिति ने, उस समय भी महात्मा गांधी ने अपने वीटो का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाया। सब इतिहास की बातें। एक और इतिहास की कड़वी बात जो शायद बहुत ही कम दर्शकों को पता होगी, मोहम्मद अली जिन्ना को कैंसर था, ये सभी बड़े नेता अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन एक था ना कि नहीं, मुझे स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनना है। उस समय यदि मोहम्मद अली जिन्ना की बीमारी के बारे में इस बात को जानने के उपरांत उपयुक्त निर्णय लिया गया होता तो मैं ऐसा विवादास्पद बात नहीं कहूंगा, लेकिन एक जरूर मैं अपना पक्ष रख करके जाऊंगा, इस पर कोई विवाद ना हो
तो पक्ष रखूंगा तो शायद हमें भारत का विभाजन ना देखना पड़ता। और वहीं मोदी जी की बात करें तो कितने वर्षों तक संघर्ष की अग्नि में तप करके एक प्रचारक के रूप में काम करते हुए और कई कई वर्षों तक लगातार केवल दरी बिछाते हुए, दूसरों की रैलियों के आयोजन में सहयोग करते हुए, या लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा उस चलाई गई मशहूर रथ यात्रा का संचालन देखते हुए, मैं कहूंगा कि ड्राइवर के रूप में, ड्राइवर तो नहीं थे लेकिन हाँ, पूरी रथ यात्रा का रूट बनाना, संचालन करना, कैसे कैसे चलनी है, किस किस से संपर्क करना है, क्या करना है, तो वो सारी कमान उस समय नरेंद्र मोदी के हाथ में ही थी। लेकिन कब जाकर के उनको पहली बार पार्टी के द्वारा पद दिया गया, उन्होंने पद मांगा नहीं था, लेकिन चाचा नेहरू ने पद को मांगा था। फिर हम देखते हैं कि उस समय यदि संयुक्त राष्ट्र के अंदर स्थायी सदस्यता की बात आती है तो क्यों उस समय स्थायी सदस्यता को खुद ना लेकर के चीन को लेने दिया गया? क्यों नहीं भारत को उस संयुक्त राष्ट्र संघ की 5 सदस्यों की जो स्थायी समिति रहती है, जिन्हें वीटो की पावर रहती है, उस समय जब ऑफर की गई थी, क्यों नहीं देश को दिया गया? क्यों नहीं सरदार पटेल के कहने पर फौज को, पूरे पीओके को अपने कब्जे में लेने दिया गया? और क्यों उस निर्णय को लेकर के आप संयुक्त राष्ट्र में चले गए और कहा कि हम वहां पर जनमत संग्रह करवाएंगे, जबकि आपको पता था कि धर्म के आधार पर यदि जनमत संग्रह होगा तो ये बचा खुचा कश्मीर भी कभी भारत के साथ रहेगा, इस पक्ष में मत देगा? ये तो बिल्कुल एक संशय की बात थी। ऐसे विवादास्पद निर्णय क्यों लिए? हिंदी चीनी भाई भाई का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लगाया, लेकिन उसको जो पीठ में छुरा ऐतिहासिक रूप से चीन ने घोंपा, और अरुणाचल प्रदेश का कितना बड़ा हिस्सा और अक्साई चीन का हिस्सा, जो कि रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, जिसके बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किन शब्दों में कहा था कि उस जमीन का मुझे क्या करना जहां पर घास का एक तिनका भी पैदा नहीं होता। और जब लद्दाख से चुनकर के भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही नौजवान सांसद चुनकर के आते हैं और संसद में भाषण देकर के उस बात को उद्धृत करते हैं, तब पूरा का पूरा संसद सन्न रह जाता है, सन्नाटा छा जाता है। तो निश्चित रूप से इन पूरे इतिहास को यदि तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो एक व्यक्ति, जिसे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी, तो संघर्ष की अग्नि में तप करके कुंदन बन करके बाहर निकला, और एक व्यक्ति जो सोने के चम्मच को लेकर के अपने मुंह में पैदा हुआ, प्रधानमंत्री का पद उन्हें उनके राजनीतिक संरक्षक द्वारा एक सोने की थाली में परोस करके दिया गया, और जिसके लिए ना जाने कितने ऐसे, जिनको हम कहेंगे कि लोग थे, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, चाहे वो सरदार पटेल थे, चाहे अन्य कई व्यक्ति थे, उन सब की बलि चढ़ा करके वह पद उन्हें परोसा गया। और कहूंगा कि ये कहने वाले कि यदि भारत का विभाजन होगा तो मेरी लाश पर होगा, भारत का विभाजन हुआ, लाश पर तो नहीं हुआ ना। तो ऐसा, और एक व्यक्ति ऐसा जिसने पूरे देश को जोड़ा, सरदार पटेल ने, सरदार पटेल को यदि इतिहास में उचित स्थान किसी ने दिलवाया तो वह केवल और केवल नरेंद्र मोदी ने ही तो दिलवाया। तो ऐसी तुलना यदि हम करते हैं तो बहुत सी बातें निकल करके आती हैं, लेकिन हम इतिहास की बात को ना करें, वर्तमान की बात को करें, पूजा जी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी। अब थोड़ा ये भी समझना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं या अभी के जो नेता है वो धर्म की राजनीति करते हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने राजनीति में हर धर्म को, हर वर्ग को साथ जोड़ने की कोशिश की है। भले ही वो त्रिपुंड लगाते हैं, भले ही वो तपस्या करते दिखाई देते हैं, भले ही वो त्रिपुंड लगाते हैं, भले ही वो मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन वो सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं। और हमने कभी उनके मुंह से जो है वो किसी भी धर्म के लिए नेगेटिव नहीं सुना है। हालांकि आज के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री हैं
चाहे हम वेस्ट बंगाल के नए नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी की बात कर ले, चाहे वेस्ट बंगाल के सीएम की बात कर ले हेमंत बिस्वा शर्मा की बात कर ले, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, तो वो सीधे तौर पर अब हिंदू धर्म का पक्ष रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो हिंदू धर्म का पक्ष तो रखते हैं, लेकिन किसी भी धर्म के लिए वो नेगेटिव नहीं बोलते हैं। तो इसे कैसे देखते हैं? उनकी जो राजनीति है वो अपने धर्म की राजनीति भी है, लेकिन उनके जो शब्द होते हैं बहुत सोचे समझे और मतलब अच्छे से चयनित किए हुए होते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक ही उनका जो नारा उन्होंने दिया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास। जो भी अभी विकास के कार्य हो रहे हैं, कल जिस पर चर्चा की थी कि सड़कों का एक मकड़ जाल सा बन गया है, नेशनल हाईवे तो गूगल पर लगा करके चुनने पड़ते हैं कि मैं किस रास्ते से जाऊं और कहाँ पहुंचूं, तो कौन सा रास्ता चुनूं। अब बहुत से हमारे पास एक चुनने के रहते हैं, और एक से दूसरी जगह जाने के लिए फिर ये भी सोचना पड़ता है कि मैं वंदे भारत पकड़ूं, नमो भारत की ट्रेन पकड़ूं, या मैं बाई एयर जाऊं, क्योंकि दोनों में सुविधा अब पूरी की पूरी मिलती है। वंदे भारत में जाकर के आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई गलती कर दी, ट्रेन में बैठे हैं तो ट्रेन का सफर भी कितना सुहाना हुआ है। कभी आप चाहे दिल्ली से कटरा का सफर करें, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं खिड़की के बाहर जब देख रहा हूं तो नए भारत की एक तस्वीर दिखाई देती है। तो क्या ये विकास की सभी चीजें किसी एक धर्म विशेष के लिए है क्या? एक बात। और दूसरी बात, मैं एक बात थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय लेकर के स्पष्ट कर देता हूं। हिंदू एक विचारधारा का नाम है। हिंदू जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक जो एक भूभाग है, उसमें रहने वाले लोगों की जीवन शैली का नाम। और ना जाने क्यों हम इसे अलग अलग मतों मतांतरों में विभक्त करके, तोड़ करके, वोट बैंक बना करके आपस में लड़वा करके देखने का प्रयास करते हैं। मैं आपने 3 नाम लिए, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी और योगी आदित्यनाथ, कि तीनों हिंदू हितों के पहरेदार हैं या हिंदुत्व का एक झंडा उठा करके चलते हैं। मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बतला दूं कि कोई भी एक्शन होता है ना, तो उसका रिएक्शन होता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है, गेंद को जितनी जोर से दीवार पर मारोगे उतनी ही तेजी से वो वापस आएगी। मैं कमरे में बैठ करके बोल रहा हूं तो मेरी आवाज उतनी तेजी से गूंजेगी जितनी तेजी से मैं बोलता हूं। तो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति या अनीति अन्य दलों ने केवल सत्ता का साधन बनाने के लिए की, उसी के, मैं कहूंगा कि उसी के फलस्वरूप, उसी की प्रतिक्रिया में हमें ऐसा लगता है कि अब हिंदुत्व का झंडा उठाया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। आपने शुभेंदु अधिकारी के बारे में कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, लेकिन अगली लाइन शायद किसी ने उसको हेडलाइन ना बनाया, ना बनने दिया, ना पढ़ा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने परेड ग्राउंड पूरा का पूरा ईद की नमाज के लिए पूरी व्यवस्थाएं करते हुए, पूरा जलपान आदि की व्यवस्था करने के बाद वह स्थान मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम मत के मानने वाले लोगों को नमाज के लिए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए दिया। और शायद यही जी एक जी, कारण आपका था कहना यह है कि मुसलमानों दोनों ही ने भी तस्वीरें सड़क सामने पर आनी नहीं पढ़ा। चाहिए, जबकि आधी तस्वीर सामने आती है, आधी इंफॉर्मेशन सामने आती है। तो आपसे मैं सबसे पहला और आखिरी सवाल इस ब्रेक के बाद ये जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है एक इतिहास रच दिया, वो हम सबके सामने है, उनके फैसलों पर हम चर्चा कर रहे हैं लगातार 12 साल से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में किसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कहूं कि उत्तराधिकारी के रूप में किसे देखते हैं, तो उत्तराधिकारी के रूप में अभी हम ऐसा नहीं है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उत्तराधिकारी है, लेकिन अभी उसका उचित समय आने पर ही हमें लगता है कि कोई फैसला पार्टी और पार्टी का जो मूल आधार, जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ,
उनसे मिलकर के ही कोई नहीं, फैसला वो होगा। तो देखिए, वो तो पार्टी का निर्णय है। पार्टी जो है किसे लाती है किसे नहीं। और हम बीजेपी के बारे में ये भी जानते हैं कि जो उसके निर्णय होते हैं, बीजेपी जिसे भी आगे करती है वो बड़े अप्रत्याशित। अप्रत्याशित से होते हैं, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप कैसे देखते हैं कि कौन उत्तराधिकारी हो सकता है, वेल डिजर्विंग जिसे कह सकते हैं? देखिए, 2 या 3 नामों पर ही फिर लिस्ट आकर के रुकती है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि हम यदि किसी के नाम की पहले चर्चा कर लेते हैं तो उसका नंबर कुछ कट ही जाता है। लेकिन नंबर 2 पर अगर हम देखते हैं तो नंबर 2 पर इस समय देश के जो गृह मंत्री हैं उनका नाम आता है, और दूसरे नंबर पर फिर नाम आता है गृह मंत्री के उपरांत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तो इस तरह से 2-3 नाम हैं जो भी चर्चा में है और जो भी इस पर है। लेकिन अभी जब तक प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रधानमंत्री हैं तब तक किसी अन्य नाम की चर्चा नहीं हो सकती। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आहूजा विवेक जी, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से आज भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां की गई। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे, उप मुख्यमंत्री पहुंचे और उनका स्वागत किया। और शुभेंदु अधिकारी ने तो उनको झालमुड़ी खिलाई। झालमुड़ी बहुत फेमस हुई थी जब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो झालमुड़ी खाई थी। और आज भी वही स्वाद जो है हमें दिखाई दिया भारत मंडपम में।